और ये प्रूव भी हुआ था जब 2 लाख के ऊपर 15% दिया तुमने पहले साल का, तो 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया था। फिर 2 लाख में से 30,000 माइनस कर दिए तुमने, तो 1,70,000 हो गया। 1,70,000 का 15% लो, तो 25,500 आ गया। तो 25,500 को जब माइनस करोगे, 144,500 आ गया। तो 21,675 आ गया बच्चों। आपके क्लियर है? पहले ये बता दो जरा प्लीज। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जरा इसमें ये करके बताओ। ये पूरा नोट डाउन कर लिया तुमने या कुछ रह गया था? ये सवाल करके दो जरा। The written and down value of plant at 1st January 2015 is 364,500, which was purchased on 1st of January 2012. 2012 में एक प्लांट खरीदा था, 12 से 13, 14, 15। Accounting year ends on December 31st each year. The company used 10% diminishing balance method for charging depreciation, and accounting year ends on December 31st each year. ये वाला सवाल जरा कॉपी करो और ये करके बताओ, शाबाश, जल्दी फास्ट। The written down value of plant at 1st of January 2015 is 364,500, which was purchased on 1st of January 2012. Accounting year ends on December 31st each year. The company used 10% diminishing balance method for charging depreciation. Find out cost of plant which was purchased on 1st of January 2012.
आ रहा है समझ में बेटा? 5 लाख कॉस्ट है, 135,500 आप बोलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया है इसमें। चलें अभी देख लेते हैं बच्चे। वेरी गुड। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, तो आपने 100 के ऊपर कॉस्ट को 100 ट्रीट करा, 100 का 10% 10 रुपये हुआ। 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 रह गया, 90 का 10% 9, तो 81 रह गया, 81 का 10% 8.1, तो 27.1 हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो तुमने 5 लाख कॉस्ट बताई, वेरी गुड। और 135,527.1 जो है यूं ही करा था बिल्कुल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हें कॉस्ट ऑफ एसिड भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये फायदा हो गया बिस्मा कि तुम्हें अगर कभी प्लांट एंड इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू दी हुई हो 3 साल के बाद की, 4 साल के बाद की। वेरी गुड, बिल्कुल सही करा था बिस्मा। लेकिन ये अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सबसे ज्यादा आता है। अब एक ये सवाल जरा सा लास्ट से कर दो, ये उससे भी ज्यादा आसान है। देखो क्या करोगी इसमें, जरा बताओ मुझे। ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 करो, शाबाश।
इसमें आ रहा है समझ में? ये जो सवाल है इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड से सवाल लिखा था, कंपनी यूज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने तुम्हें ये सवाल दिया है। जी बिस्मा। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा था इसमें। कर रही हो? ठीक है।
स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब आप कॉस्ट ऑफ एसेट रखोगी तो 100 रुपए रखोगी, और पहले साल 10% लिया तो 100 का 10% आया 10 रुपए। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है बच्चे, तो वो सेम ही रहेगा, यानी कि 10 इसमें भी आ गया, 10 इसमें भी आ गया, तो 30 हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। और 100 में से 30 माइनस करा तो 70 जो है वो नेट बुक वैल्यू के बराबर हो गया, जो कि बराबर है 1,75,000 के। यानी 70% बराबर है 1,75,000 के। तो 1,75,000 बराबर है 70% के, 100 ऊपर रख दिया तो 2,50,000। माशाल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है बिस्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, मुझे ये कॉन्फिडेंटली पता है कि अगर पेपर में सवाल आता है और कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं दी हुई है, और वो तुमको 3 साल के बाद की, 4 साल के बाद की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, और तुमसे कॉस्ट ऑफ एसेट पूछ रहा है कि बताओ हमने ये कितने की खरीदी थी, तो तुम इंशाल्लाह आराम से निकाल लोगी। डिमिनिशिंग का ज्यादा सवाल आता है, स्ट्रेट लाइन से कम आता है। तो तुमने ये बिल्कुल सही निकाला है। सही है। और 2 लाख में से 1,75 माइनस करें 2,50,000 में से, तो 1,75,000 रुपये जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज जो है बच्चों को बता भी देना। एक ये सवाल एग्जाम्पल क्वेश्चन जरा देखना, ये लिख लेना जरा। एक और चीज, ये जरा सा अच्छा सवाल है। एन एंटिटी मेक्स देयर अकाउंट्स एट 31 दिसंबर ईच ईयर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। डेट दी हुई है 1 जनवरी 2014, मशीन ए खरीदी है 5 लाख की। 1 सितंबर 2015 को मशीन बी खरीदी है 2,50,000 की। 1 अप्रैल 2016 को मशीन सी खरीदी है 8 लाख रुपए की। द कंपनी यूज 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017 का तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना है। करके बताओ जरा, शाबाश, लिखो जल्दी से अपने पास ही सवाल। इससे मिलता जुलता सवाल हमारे पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में भी आया था बच्चे। ये सवाल नोट डाउन करो जल्दी। गरम पानी आ रहा है?
अच्छा जी। अब मुझे जरा बताओ, आपने 1 जनवरी 2014 को एक मशीन खरीदी थी 5 लाख की। कंपनी यूज करती है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 14 का निकालोगे, 15, 16, हमें चाहिए डेप्रिसिएशन 2017 का। इसका सबसे आसान तरीका ये है, हमेशा याद रखना, तुमने मशीन ए की तुमने परचेज करा था 1 जनवरी 2014 को। तो इसमें सबसे पहले तुमने 5 लाख का 10% लिया, 50,000 आ गया दिसंबर 31, 2014 का। 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दो तो 4.5 लाख बच गया। 4.5 लाख का 10% लिया, 45,000 आ गया। तो 4,05,000 बच गया। 4,05,000 का 10% लिया तो 40,500 आ गया। यानी तीनों ये 2014, 15, 16, फिर 40,500 को माइनस करा तो 364,500 आया। उसका 10% लिया तो आया 36,450। ये डेप्रिसिएशन आया मशीन ए का। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बात यह है कि मशीन बी तो आपके पास 2015 में खरीदी थी, 2014 में मशीन बी थी नहीं हमारे पास। तो मशीन बी का, और वो भी 1 सितंबर को खरीदी थी। तो 2,50,000 का 10% लिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों का डेप्रिसिएशन लिया। तो उसको माइनस करा, फिर उसका 10% लिया, फिर उसको माइनस करा। तो ये 2016 हो गया, फिर 2017 का आ गया 21750 आ गया। फिर मशीन सी पता चला आपने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी थी। तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीनों का, पहले साल 2016 का 9 महीनों का डेप्रिसिएशन। और फिर जो है 9 महीनों का डेप्रिसिएशन को माइनस करा तो उसको 7,40,000 बचा। उसके ऊपर फिर आपने 10% लिया तो वो आपके पास आ गया 7,74,000 आ गया। और फिर आपने सारी मशीनों को ऐड कर दिया, 2017 का डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तीनों मशीनों का। जैसे कि आपसे 2017 का पूछ रहा है। अगर वो 2016 का पूछता तो मशीन ए का 2016 का 40,500 ले लेते, 24,167 ले लेते, और 60,000 ले लेते। बात समझ में आई है नहीं आई है? कुछ बात समझ में आई है बेटा? और 2014 का अगर मांगते तो सिर्फ 50,000 हुए, इसलिए कि मशीन ए खरीदी हुई थी, मशीन बी नहीं थी, मशीन सी भी नहीं थी। 2014 का अगर मांगते तो सिर्फ मशीन ए का डेप्रिसिएशन आता, बाकी मशीनें नहीं थी। इधर नोट डाउन कर लो प्लीज। ये क्या हुआ, जो टेढ़े टेढ़े सवालात थे जो बच्चे पूछते थे बिस्मा, वो हमारा कंप्लीट आउट हो गया बेटा। सर ये 2 नंबर के लिए काफी बड़ा सवाल है, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए करवाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बेटा। अब देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने का हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट जो है ना कंप्लीट करा। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है।
देखो अच्छी तरह समझ में आ गया ना बेटा? नोट डाउन कर लेना अपने पास। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था तो हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके चलोगी ना? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो और आसान होता, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम हो जाता। ये सवाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आता है, जब भी वो इतना मुश्किल अच्छा बनता है, कॉम्प्लिकेटेड। ओके। मशीन बी का भी कॉपी कर लिया? साथ ये रफ वर्क भी बनाया हमने। मशीन सी का लिख के ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है। $1,32,200 जो है, ये मशीन ए का है, ये बी का है और ये सी का है। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लिया? पहले साल का 1 अप्रैल का था, ये जरा ध्यान ध्यान से रख लेना कि इतने ही महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा जितना बोल रहा है वो, ये ना हो कि पूरे साल का लगा दे। जी इंशाल्लाह। वो तो आज मुझे जरा सा जो है ना, इसमें कंफ्यूज था, मुझे कहीं पे जाना था, इस वजह से लगाई थी बेटा। और मुझे पता नहीं था कि मैं अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैंने कहा इसलिए मैंने ऑनलाइन लगाई थी। ये कितने स्टूडेंट्स तुम्हारे हैं इसमें से जनवरी में पेपर दे रहे हैं, जरा बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में हमारा चैप्टर नंबर 9, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमने स्टार्ट किया था। और कल की क्लास में आपको जो है ये सारी एडजस्टमेंट जो है, मैंने कहा था कि आपको ये याद करना पड़ेगा। कैश बुक या बैंक कॉलम के अंदर जो ओरिजिनल बैलेंस जो होता है, या जिसको आप अनएडजस्टेड बैलेंस बोलते हो या बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कहते हो, नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट में प्लस में होता है,
और अगर कैश बुक का एबनॉर्मल बैलेंस दिया हो यानी ओवरड्राफ्ट में दिया हो तो वो नेगेटिव में दिया होता है। अब ये सारे जितने भी लेस वाले आइटम लिखे हैं ये वो तमाम चीजें हैं जो बैंक स्टेटमेंट से ऑलरेडी बैंक वालों ने हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर दिए हैं और हमें कब पता चला जब बैंक स्टेटमेंट आई। तो उसमें क्या क्या चीजें जरा बताओ। बैंक चार्जेस है, चेकबुक चार्जेस है, एटीएम चार्जेस है, बैंक लॉकर चार्जेस है, कोई भी चार्जेस हो मार्कअप चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। इसमें डायरेक्ट डेबिट भी होता है और स्टैंडिंग ऑर्डर भी होता है। डायरेक्ट डेबिट जो है वो वेरिएबल होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं। डिसऑनर्ड चेक जिसका दूसरा नाम अनपेड चेक भी है, चेक बाउंस भी है, चेक रिटर्न भी कहते हैं। एनएसएफ चेक का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड, यानी किसी कस्टमर का चेक आपने जमा करवाया बच्चों और अगले दिन बैंक से कॉल आई कि भाई आपका वो चेक जो है वो क्या हो गया, बाउंस्ड हो गया है, तो आपको अपनी कैश बुक से भी माइनस करना पड़ेगा। ये जरा मुझे बताना भाई, ये आप लोगों ने लिख लिया था, पूरा लिख लिया एडजस्टमेंट। ये तमाम एडजस्टमेंट्स जो कि कैश बुक के अंदर से लेस होंगी वो सारे हैं। दो तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा लेस के लिए, कोई नई एडजस्टमेंट आएगी तो उसके अंदर ऐड कर देना जब हम करेंगे सवालात। तो ऐड वाले लिखे थे बेटा, लिखो जरा।
एड में क्या हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का दूसरा नाम क्रेडिट ट्रांसफर भी है और बैंक गायरो भी है, तीन नाम है बेटा। फिर सुन लो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर के तीन नाम है, क्रेडिट ट्रांसफर भी बोलते हैं, बैंक गायरो भी बोलते हैं आफ्ताब। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे जो पैसे पड़े हुए थे बैंक अकाउंट में उसके ऊपर क्या दिया है हमें, इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। और जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट गिवन बाय बैंक भी है। फिर क्या लिखा है, इनकम रिसीव बाय बैंक भी लिखा हुआ होता है। अच्छा, फिर लिखा होता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक भी लिखा हुआ है, डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक भी लिखा हुआ है। ये सारी चीजें ऐड होंगी, ये लिख लिया तुम लोगों ने। ऐड में भी दो तीन लाइनें छोड़ देना, ऐड में भी दो तीन लाइनें छोड़ देना, और इसके बाद लास्ट में ये जब आप प्लस माइनस करके इधर तक पहुंचोगे तो ये कहलाएगा कैश बुक अपडेटेड बैलेंस, इसको फाइनल बैलेंस भी कहते हैं, एडजस्टेड बैलेंस भी कहते हैं, रिकंसाइल्ड बैलेंस भी कहते हैं, और बैलेंस शीट बैलेंस भी कहा जाता है। ये सारी एडजस्टमेंट जो हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कि कभी भी नहीं हिलती हैं बच्चों। और ये सारी एडजस्टमेंट आप कैश बुक से करोगे। ये बैंक स्टेटमेंट वाली लिखी थी आप लोगों ने, नए पेज में जाइए और बैंक स्टेटमेंट की हेडिंग डालोगे। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक भी होता है, नए पेज में बनाओगे। कंपैरेटिवली कैश बुक से कम एडजस्टमेंट होती है, ज्यादातर एडजस्टमेंट कैश बुक्स में होती है। तो जो बैंक स्टेटमेंट आती है जो कि बैंक वाला भेजता है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो ओरिजिनल बैलेंस कहलाता है, अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाता है, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कहलाती है। नॉर्मल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड पर होता है, क्रेडिट में होता है। और एबनॉर्मल बैलेंस अगर आएगा तो वो डेबिट साइड पे होगा, डेबिट में होगा, और वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। सर बैंक स्टेटमेंट में से क्या क्या चीजें एडजस्ट होती है, नंबर वन क्या लिखा हुआ है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स। जरा मुझे बताओगे अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब, किसी को पता हो शायद। अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक इशूड बट येट नॉट पेड बाय द बैंक, ये तीनों एक ही के नाम है, अनपेड चेक भी बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब बताओ जरा लाइबा, क्या मतलब है। हम ना, हमने किसी को पेमेंट करी आज, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, हमने किसी को पेमेंट करी, किसी सप्लायर को हमें पेमेंट करनी थी। मिसाल के तौर पे हमने 50,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे थे बच्चों, हमने 50,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे थे बच्चों, और वो 50,000 रुपए के गुड्स के पेमेंट के आज हमने जो है पेमेंट करी है आज। बेटा हमारी जो बैंक स्टेटमेंट का बैंक का बैलेंस होता है नॉर्मल, वो डेबिट में होता है, ये बैंक स्टेटमेंट में जो आया है वो क्रेडिट में होना चाहिए। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, यानी हमारा जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट में होगा हमारी बुक में, बैंक की बुक में वो क्रेडिट में होगा। एक और बात, एक चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, एक चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है बच्चों। मिसाल के तौर पर आज 29 दिसंबर को तुमने चेक बना के दिया, 29 दिसंबर 2023। फॉर एग्जाम्पल मैंने अवीर को 50,000 रुपए का चेक दिया, मैंने उससे गुड्स जो है 50,000 रुपए के उधार लिए थे। जरा गौर से सुनिएगा, तो ये चेक लेके अवीर जो है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ जो है कंट्री चला गया। मैंने जब चेक बनाया था तो अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया। अवीर ने वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं करा। कहाँ नहीं प्रेजेंट करा, मतलब बैंक में जमा नहीं करवाया, तो बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से माइनस नहीं करे होंगे, चेक जमा ही नहीं करवाया ना इसने। तो वो चेक अब क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट आई,
बैंक स्टेटमेंट में वो 50,000 रुपए माइनस नहीं हुए हुए, मेरे बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा आ रहे हैं। मैंने बैंक को फोन किया कि यार अवीर को मैंने इस चेक नंबर के ऊपर 50,000 रुपए दिए थे, वो चेक माइनस नहीं हुआ। तो बैंक वाले ने कहा सर वो अभी तक लेने ही नहीं आया पैसे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जब वो प्रेजेंट करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे। तो आप एक काम करें, जो हमने आपको बैंक स्टेटमेंट भेजी है उस बैंक स्टेटमेंट में से आप 50,000 रुपए माइनस करके देख लो। तो उसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। एक और इंफॉर्मेटिव बात, 29 दिसंबर 2023 का चेक अवीर तुम कब तक जमा करवा सकते हो? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद एक दिन भी ज्यादा हो गया, आप वो चेक आपका एक्सपायर हो गया, यूं समझ लो। यानी जून की 30 तारीख तक आप, जून 30 2024, 2023 का है। और फिर वो कस्टमर मतलब चला जाए और बैंक से ना करवा सके। हाँ तो वो वापस आएगा ना हमारे पास सही करवाने की। नहीं ना, तो वो तो हमारी गलती थी ना, हमने चेक जानबूझ के गलत बना के दिया था। कोई करना चाहे ना, मतलब ठीक करना चाहे तो करना चाहे तो भी तो केस करेगा ना बेटा, उसके पास भी एविडेंस होगी कि मैंने इनको मैंने इनको माल दिया था, वो इनवॉइस पेश करेगा कोर्ट में। नहीं यही बात समझे। लेकिन एक चेक की वैलिडिटी कितने मंथ्स की होती है, फिर पूछ रहा हूं। 6 मंथ्स तक आप कभी भी चाहोगे तो वो प्रेजेंट कर दोगे, और अल्लाह ना करे आपने वो 6 महीने तक प्रेजेंट नहीं करा, सामने वाले ने, कस्टमर ने और सप्लायर ने, तो उसको आके चेक हमसे वापस से चेंज करवा के जाना पड़ेगा। नहीं ना, हमें चेक दूसरा बना के देना होगा। और अगर वो डेट के ऊपर ओवर राइटिंग करेगा तो शायद पता हो कि चेक के ऊपर अगर जरा सी भी ओवर राइटिंग होती है तो वो चेक जो है वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होता। यानी आपने कहा अरे यार मेरी तो डेट निकल गई यार, मैंने 6 महीने में भूल गया था, मैं किसी काम में था। वैसे ऐसा होता नहीं है, चेक जैसे मिलता है सुबह अगले दिन वो बंदा खड़ा हुआ होता है। और अगर सर आपने सही डेट की उसको बना के दी और उसके जाके उसके नहीं उसको चेंज करवाया था तो वो आप एक्सचेंज करवाएगा देखो तो ना, हम लोग बना सकते हैं। मेरी बात सुनो ना, बहुत ही रेयर केस है, वो क्यों नहीं करवाएगा जमा? एबनॉर्मल है। फिर ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो हम उनको दोबारा नया चेक इशू करेंगे। बिल्कुल अगर हम ना करने सकते केस करेगा वो। उसने नहीं करवाया। मतलब आपकी नियत ही खराब है ना, आप देना ही नहीं चाह रहे पैसे। पेपर है दिया, वो अगले दिन क्या नाम है उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कोविड में चले गया, 6 महीने बाद आपको दी उसकी, उसको याद ही नहीं है, और हमारा बैग हो गया। अब वो आपके ऊपर है, आप चेक दो या ना दो। वो भूल गया अगर, कौन? उसको मुंबई से आया उसको याद ही चले गया। तो माशाल्लाह आपकी अदर इनकम हो जाएगी। जाएगी। हमारी क्लास कितने बजे तक है? भाई 4 बजे तक। सर नहीं बोल लगेगी। इसके ऊपर हमें क्या लिखवाया है? सर इसके ऊपर आपने क्या लिखवाया था? क्या चीज बेटा? इसके ऊपर आपने क्या लिखवाया था? किसके ऊपर? ये जो आपने तो लिख दिया बैंक स्टेटमेंट पासबुक पर लिखवाया था। भाई ये तो नया है ना, ये तो पास। मतलब यही बनाया था। हाँ, ओरिजिनल बैलेंस लिख लिया ये। ऊपर चलो ये जरा लिख लिया है हमजा। अनप्रेजेंटेड चेक्स
आउटस्टैंडिंग चेक बढ़ाई कर लेकिन रॉबिंग पे अच्छा जी, अनपेड चेक सारे एक ही नाम है, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा ताकि लेस में कोई बढ़ाना हो तो हम बढ़ा दें। और फिर ऐड में लिखो अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स। आउटस्टैंडिंग चार्ज हो रहा है। जी बेटा, आउटस्टैंडिंग चार्ज हो रहा है आपके। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स बेटा। लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कैश डिपॉजिटेड बट येट नॉट पोस्टेड, बट येट नॉट पोस्टेड। अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं इसको, अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं बच्चों इसको। ये सारी एडजस्टमेंट लेस वाले के बाद कंपैरेटिवली कैश बुक से कम होती है, बहुत कम होती हैं। ज्यादातर एडजस्टमेंट तुम्हें कहां दिखेंगी लाइबा? कैश बुक के अंदर बच्चे। अब ये ऐड के बाद 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा और लिख लिया तुम लोगों ने। और लास्ट में फाइनल बैलेंस क्या लाएगा, लाइन ड्रॉ करोगे। जब आप ये लेस और ऐड करके इधर पहुंचोगे तो ये आपके पास क्या क्या लाएगा, फाइनल बैलेंस, रिकंसाइल्ड बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस। यानी क्या पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है और ये रिकंसाइल्ड बैलेंस कैश एट बैंक में जाता है, करंट एसेट में। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसमें नॉन करंट एसेट लिखते हैं, फिर नॉन करंट एसेट के नीचे क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स। उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये रिकंसाइल्ड जो हाईलाइटेड है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, एक और चीज जरा बताएं रिपीट करके लाइबा, ये जो है हम ना, ये वाला बैलेंस और ऊपर वाला बैलेंस दोनों को सेम होना चाहिए। तो आपने सवाल सही करा है। जब सारी एडजस्टमेंट डाल दोगे तो ये आपका बैलेंस जो है वो अपडेटेड हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ये आपका फैब बैच है ना, इसके अंदर मैं आपको ये वाला फैब, इसके अंदर मैंने जो है आपको
अच्छा जी, ये फाइनल बैलेंस हो गया, रिकंसाइल बैलेंस हो गया, अपडेटेड बैलेंस हो गया। सवाल को स्टार्ट करने से पहले जरा से ये एक चीज लिख लेना, जरा मुझे बताओ, सॉरी, जो है कंपनी बुक्स, एक जरा मुझे बताओ नवाज, ये एंट्री क्या बनेगी हमारी कंपनी की बुक्स में? क्या कैश डिपॉजिट बैंक की एंट्री क्या बनती है, जरा बताना जल्दी। इधर थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, परेशान होगी। कैश डिपॉजिट बैंक की हमारी बुक्स में क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट। जो तुम्हारा सवाल है इनसा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, देखो आज भी सुबह मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग जो है क्लास ली थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हम लोग जो है, यानी कैश डिपॉजिट बैंक हमने करा है 25,000 5,000 जो भी है। कभी सोचा है कि बैंक वाला क्या एंट्री बनाता है? नहीं, उधर देखो, उधर देखो, बैंक वाला क्या एंट्री बनाएगा? पार्टी अकाउंट, यानी हमारे पैसे बैंक के लिए अमानत के तौर पे हम रखवाते हैं। जब हमारे ऑन डिमांड हमें चाहिए होंगे तो हम उसको वापस भी निकलवा सकते हैं। यानी कि वो उसने अपने पास जो है, पार्टी अकाउंट का मतलब है कि एक अकाउंट होल्डर, फिर दूसरा अकाउंट होल्डर, एक एक ब्रांच के अंदर 5-5 10-10 20-20 हजार अकाउंट्स होते हैं। जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आपके जो कोई भी ब्रांच है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अभी पूछते हैं कि ये बैंक कमाता कैसे है? तो बैंक इस तरह कमाता है कि जितने अकाउंट होल्डर हैं एक ब्रांच के अंदर, 5,000 10,000 20,000, उन सब के एनुअल चार्जेस मिलते होंगे, उनके चेकबुक के चार्जेस मिलते होंगे, एटीएम बनवाते होंगे तो 1200 1500 इतने का बनता थोड़ी होगा कार्ड, 200-300 रुपए का बनता होगा। चेकबुक जो प्रिंट करवाता होगा बैंक, वो प्रिंटर जो है उनसे 100-200 रुपए लेता होगा, हमसे वो चार्जेस लेते हैं 1200 रुपए। वो तो आपने अगर बैंक एटीएम जो चेंज करा, अगर सेम बैंक के एटीएम से लोगे तो नहीं करते डिडक्शन, लेकिन ये वाले नहीं जो कि ऑफिशियली है, हर बंदे को एसएमएस के चार्जेस सालाना होते हैं 1200-1500 रुपए, फिर आपके जो है लॉकर्स के चार्जेस होते हैं, फिर आपके जो है एटीएम के चार्जेस होते हैं, चेकबुक के होते हैं, ये सारी बैंक की इनकम बनती है, बैंक इससे कमाता है। फिर सबसे बड़ी बात, जो हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक के पास, बैंक उसको एज अ लोन के तौर पे दूसरों को देती है, और वो लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, एक और बात जरा गौर से सुनो, जितने पैसे हम बैंक में जमा करवाते जाएंगे वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता रहेगा, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। 5,000 जमा करवाए, कल 20,000 रुपए और जमा करवाए तुमने, तो तुम्हारा जो बैलेंस आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट में आ रहा होगा। इसीलिए एसएमएस जब जो है आता है, कभी अलर्ट बैंक का मैसेज आता है, तो कभी भी लिखा हुआ है कि बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट करा है, इसका मतलब है पैसे जमा हुए। और जब लिखा हुआ है बैंक का के एसएमएस में कि आपके अकाउंट को डेबिट करा है, तो मतलब कि आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं। इस अब समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, वो अपने लिहाज से बता रहा होता है कि भाई मैंने अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ा ली है तुम्हारी, तुमने और पैसे जमा करवाए तो मेरी और लाइबिलिटी बढ़ गई, तुम जितने पैसे जमा करवाते जाओगे। अच्छा, हमारी कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है वो डेबिट होता जा रहा है, बैंक की बुक में हमारा अकाउंट क्रेडिट होता जा रहा है, उसकी लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए जब भी बैंक स्टेटमेंट में आपका क्रेडिट बैलेंस आए, यानी कि आपके इतने पैसे पड़े हुए हैं, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उल्टे पैसे बैंक को देने हैं। नहीं आई बात समझ में? अब देखो एक और चीज, आपने ओवरड्राफ्ट, इधर देखो, अगले दिन तुमने जाके हम ना 2,000 रुपए निकलवा लिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री बनाओगे तुम्हारी बुक्स में? लाइबा जरा एक्टिव हो जाओ, कैश डेबिट। ये हम अकाउंटेंट अपनी कंपनी के, हमने फॉरेन एंट्री बनाई, 2,000 रुपए निकलवा लिए तुमने, कैश डेबिट। सोचो कभी बैंक क्या एंट्री बनाता है, देखो उसने अपनी लाइबिलिटी कम करी, यानी जब जब बैंक डेबिट कर रहा है तुम्हारे अकाउंट को, मतलब पैसे काट रहा है। नहीं आई बात समझ में अभी भी? याद रहेगा? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक और चीज जो है डिस्कस करूं, बल्कि
एक काम ये कर लेते हैं ताकि तुम्हें और भी अच्छा समझ में आए। ये पहला सवाल है हम जो डिस्कस कर रहे हैं। इधर सुनिएगा प्लीज सारे स्टूडेंट जरा मेरी बात। ये डिस्क्रिप्टिव सवालात थे जरा सा, तो मैंने कहा जरा सा तुम लोगों से आज डिस्कस करूं। ये जोसेफ वाला कंपनी का सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 6। जरा सारे स्टूडेंट जरा सुनिएगा तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपकी प्रैक्टिसिंग बन जाए। जोसेफ कैश बुक एट 30th of April, कंपनी का नाम जोसेफ है। इधर देखो बेटा, छोड़ दो। जोसेफ कंपनी कैश बुक एट 30th of April 2014 हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1680। कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है जोसेफ का? ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, जो बैंक स्टेटमेंट आई है उसमें 1280 रुपए है। सारे स्टूडेंट जरा बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, ना समझ में आए जितनी मर्तबा बोलोगे मैं समझा दूंगा। ये मैंने इधर एक कॉलम बनाया कैश बुक का, इधर बनाया बैंक स्टेटमेंट का। जरा मुझे बताओगे इनका कैश बुक का बैलेंस कितना था? 1680 लाइवा, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? हमने 1200। सबसे पहले हमने बैलेंसेस लिख दिए। नहीं आई बात समझ में? कैश, ये दोनों चीजें कहलाती हैं, इधर सुनना। अच्छा सामने जरा फॉर्मेट निकालना, जो प्लस माइनस लिखा है सामने। अभी कोई भी नहीं लिखना, 2 मिनट में फिर कॉपी कर लेना। सारे सारे स्टूडेंट जरा वो फॉर्मेट सामने लिखो। ये जो 1680 दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है। और जो 1280 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है अबीर, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? जो बैंक स्टेटमेंट आई है, बैंक वालों ने भेजी है, उसका बैलेंस कितना आ रहा है? 1200। और दोनों में फर्क है। अब वो आगे क्या कह रहा है रायबा, जरा गौर से सुनने वाली बात ये है कि आपके पास, गौर से सुनो बेटा, इधर मैं बिल्कुल एक्टिवली सुन रहा हूं। आफ्टर चेकिंग द कैश बुक अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। ये सारे डिफरेंसेस सामने नजर आए। पहला पढ़ोगी जरा लाइबा, बैंकर्स ऑर्डर। जरा नीचे जाके देखो, बैंकर्स ऑर्डर हमने कहाँ पे लिखा था? आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उधर देखो पहले, बैंकर्स ऑर्डर के आगे ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर। जरा देखो कहीं पे लिखा था स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ से माइनस होता है अबीर? कैश बुक से लेस होता है। अबीर तुमने लिखा नहीं है ये लेस और ऐड? तुमने वो कल की क्लास में नहीं है लिखा था? मैंने अभी तो बताया ये कैश बुक के अंदर, तुम्हारे पास भी नहीं लिखा हुआ अलीनवाज? ये देखो इधर, ये हमने इधर लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर लेस होता है कैश बुक से, ये वाला नहीं लिखा हुआ? अच्छा हाँ, फिक्स और वेरिएबल। अब इधर देखना जरा गौर से। तो पहली चीज कितना स्टैंडिंग ऑर्डर था? इधर इधर सुनो, हमना 360 कहां से माइनस होगा? देखो इधर सारे स्टूडेंट जरा सा प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। तुमने सामने जो है फॉर्मेट निकालना है। 360 मैंने कैश बुक से माइनस कर दिया बच्चों, पहली एडजस्टमेंट। बहुत आसान है, यकीन जानो, फ्री के नंबर है अगर ये फॉर्मेट याद हो जाए तो। सिर्फ एक चीज का इसके अंदर समझाना होता है, वो होता है एरर। अभी समझ में आएगा। सेकंड पढ़ोगी क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट ट्रांसफर। देखो जरा नीचे फॉर्मेट में क्रेडिट ट्रांसफर कहाँ लिखा हुआ था? क्रेडिट ट्रांसफर कहां पर लिखा हुआ है? ऐड होता है, ये याद करना पड़ेगा। नहीं मिल रहा? कैश बुक में ऐड होता है, ऐड वाले आइटम में लिखा होगा, देखो क्रेडिट ट्रांसफर। यार नहीं मिला? स्लैश करके डाल दो, बैंक गायरो के आगे ही लिख दो, बैंक गायरो दूसरा नाम है, क्रेडिट ट्रांसफर। तो कहाँ पे ऐड होता है जरा जल्दी बताना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। 170 ऐड हो गए कैश बुक के अंदर। आगे सुनो, जो नाम लिखा वो ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है। तीसरा पढ़ोगी क्या लिखा हुआ है? ये तो उधर ही पेपर में चलेगा कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ जा रही है, तुम्हें फॉर्मेट याद होने जाए। चेक इशूड करा है आपने, पेमेंट करी थी, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये इसका नाम है अनप्रेजेंटेड चेक्स। कहाँ से लेस होता है? देखो मैंने कहाँ से माइनस करा है बच्चों, सारे बच्चे देखो जरा, कहाँ से लेस करा है मैंने। मिला या नहीं मिला बेटा? आगे जरा बात करें, इसके बाद कौन सा है? फोर्थ वाला पढ़ना।
180 dollars paid into the bank by Joseph did not account for tax. हमने 180 रुपए जमा करवाए बैंक में। ये लोग कैसी खतरनाक इंग्लिश लिखते हैं, पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या हुआ, हमने बैंक में, अगर अभी सेकेंड ईयर कॉमर्स में होते ना लिखा होता 180 डिपॉजिट इन बैंक, नहीं आई बात समझ में, ये ब्रिटिश की लैंग्वेज होती है। 180 पेड इनटू द, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है साहिबा, नॉट अपीयर ऑन द, देखो तो हमने क्या लिखा आपके पास 180 था ना, तो ये मैंने लिख दिया क्या चीज, लेट डिपॉजिट। क्या लिखा, लेट डिपॉजिट कहाँ ऐड होता है लिखा हुआ है तुम लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि जब तुम लोग सवाल करोगे अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी आए ऐड और लेस में तो हम उधर डाल देंगे। चेक तो था ही नहीं ना, कैश पेड करा था, वो चेक का होता है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पढ़ोगी जरा क्या है ये वाला एरर, कोई दुनिया का बंदा तुम्हें जो है वो रट्टा नहीं लगवा सकता, ये पेपर में तुम्हें पता चलेगा, ये आपको खुद पढ़ना होगा। देखता हूं कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अ चेक फॉर $670 इशूड बाय जोसेफ। इशूड का मतलब होता है हमने किसी को चेक बना के दिया, हमने चेक बना कर दिया, हमने किसी को पेमेंट करी है। अब एक और बात, जब हम चेक इशू करते हैं तो अपनी कैश बुक से हमने पहले ही माइनस कर दिया, हमने अपनी कैश बुक से पहले ही 670 रुपए, आगे पढ़ दो मेरा बेटा जरा अच्छी तरह, Had been entered wrongly as 750. माशाल्लाह, had been entered wrongly, As 750. हमने अपनी कैश बुक से कितना माइनस कर दिया, 760. हालांकि चेक कितने का बना के दिया है, इससे बच्चों की जान जाती है, ये कहलाता है एरर। ये मुझे नहीं पता कि पेपर में वो किस तरह का घुमा के देता है और क्या अमाउंट देता है, ये तुम्हें इसका दुनिया का कोई टीचर भी याद रख लेना रट्टा नहीं लगवा सकता। इसका मतलब बताओ क्या है जरा उर्दू में। चेक इशू करा हमने कितने का, पेमेंट करी कितने की, अच्छा मैंने जब लाया तुम्हें 670 रुपए का चेक बना के दिया है, तो बैंक में जब जाओगी तुम तो 670 रुपए ही देगा तुम्हें, आगे लिखा हुआ भी है, आगे पढ़ना। बट करेक्टली ऑन द, बैंक वाले ने तो 670 रुपए दिए, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेकनली कितने माइनस कर दिए, 110 ज्यादा कर दिया। तो एरर इन सीबी का मतलब कैश बुक, एरर इन 670 रुपए माइनस करने थे, आपने कितने माइनस कर दिए, फिर पूछ रहा हूं कितने ज्यादा माइनस कर दिए, तो 90 को प्लस कर देंगे। अब जरा सुनना प्लीज प्लीज, नेक्स्ट वाला सवाल मैं ये अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि तुम कर लोगे। जरा अभी मैंने बात क्लियर नहीं करी, देखो ये फिजिकल आने का फायदा होता है, मैं तो अभी भी तुम्हें कह रहा हूं इस एरर को जरा सामने रखना। अ चेक फॉर, मैं चेंज कर रहा हूं जरा देखना साहिबा, अ चेक फॉर $760, अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, हमने चेक बना के दिया कितने का, इशूड बाय जोसेफ। जोसेफ कौन है, हमारी कंपनी ने 760 रुपए का पेमेंट दी, तो बैंक से भी 760 ही निकलेंगे। हैड बीन एंटर्ड रॉन्गली एज 670 इन द कैश बुक, हमारा अकाउंटेंट कितने माइनस कर रहा है, 670, मैंने चेंज कर दिया मेरा बेटा, तुम सुन ही नहीं रहे हो, आपका वेट करो यार, अच्छा पढ़ते हो इसलिए दिल चाहता है ज्यादा बताने का, इसकी वजह से ये सारे सवाल गलत होते हैं। उधर ये एरर लिखा हुआ आता है, हमने चेक कितने का बना के दिया, मैंने इसको चेंज करा है 760 रुपए का, और कैश बुक में हमने गलती से कितने लिख दिए 670 रुपए, यानी हमने कम माइनस करे तो मजीद 90 माइनस करना है। यकीन जानो मुझे जो ऑडियंस बैठी होती है उससे ही पता चलाता है कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, जो बोलते हैं ना सीए। देखो आप इतनी छोटी छोटी चीजों में परेशान हो कि ये इसका कोई भी रट्टा नहीं लगा सकता। मुझे नहीं पता पेपर में 90 प्लस करना होगा या 90, ये उधर ही तुम्हें जो है आसानी से तुम्हें बार बार उस एरर को पढ़ोगे। अभी समझ में आया नहीं आया, जब 6 सॉरी ज्यादा कर दिया तो माइनस कर देंगे।
और अगर कम करें वो लोग प्लस कर देंगे। अब और भी इस तरह की वैरायटी आएगी एरर्स की। तो ये बाकी 80% पूरा सवाल रट्टाफिकेशन है जो फॉर्मेट लिखवाया है। 20% में, अरे नवाज तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आया है? उस 20% में आपको अपना देखना है कि वो एरर क्या लिखा हुआ है। और जितने भी PRC4 में बैंक रिकंसिलिएशन के MCQs आते हैं उसमें वो एक लाजमी एरर देता है। दो एडजस्टमेंट नॉर्मल देता है, दो जो है एडजस्टमेंट माइनर जो है बैंक चार्जेस, ATM चार्जेस, चेक बाउंस जो कि स्टैंडर्ड है। एक एरर जरूर देगा। ये अगर बच्चा समझ ले, तुम्हारा देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सिवाय इसके अंदर हमारी प्रैक्टिसिंग के। अब आप इसके अंदर जरा देखो, ये 90 प्लस कर दिया। और सबसे बेहतरीन बात याद रखना, एक और लास्ट बात, मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो फिर ये सर समझ लेना। बैंक चार्जेस ऑफ 40 हैड बीन डेबिटेड ऑन द, बैंक ने 40 रुपए बैंक चार्जेस काटे तो हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिए, लिखा हुआ था। फिर क्या लिखा हुआ है जरा नेक्स्ट पढ़ लेना। अ चेक ऑफ $300 रिसीव बाय जॉजर। रिसीव जो है कस्टमर से रिसीव होता है। हम अपने आप को तो चेक नहीं देंगे ना मेरा बेटा, कस्टमर ही चेक देता है। कितने का चेक था? एंड पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करवा दिया। ये बोला था लाइबा देखो चेक आया है, जो तुम कह रही थी उसमें कैश जो लिखा हुआ था लेट डिपॉजिट, ये फर्क है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, हैड बीन रिटर्न, यानी कि चेक बाउंस्ड हो गया। डिसऑनर्ड चेक कहां से माइनस होता है प्यारे बच्चों? मैं तो बोलता हूँ वो तमाम टॉपिक्स जिसके अंदर लाइबा आपको PRC4 के पेपर में इतना कॉन्फिडेंटली कि ये मेरा MCQ तो 110% सही है, जब ये टैली करेगा। अब जब ऊपर से 1680 में 360 माइनस करे, 170 जमा करे, 90 प्लस -40 -300 तो 1240 आ गया। और जब बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना था अवेयर, 1200, उसमें से 220 माइनस करे, 180 जमा करे, तो आपके पास ये भी कितना हो गया, 1200। उधर ही पेपर में पता लगेगा तुमने सही करा ही नहीं करा। अल्लाह ना करे ये अगर टैली नहीं करा, यानी ऊपर की एडजस्टमेंट आपने गलत पोस्ट करी है कोई भी, वापस से सवाल चेक करना पड़ेगा। अब जरा सुनो, एक कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया होगा और एक दिया होगा बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस। पेन से निकलो, एक कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया होगा और एक बैंक स्टेटमेंट का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया होगा, और 4-5 दी होंगी एडजस्टमेंट्स। 4-5 क्या दी होंगी जब वो तुम एडजस्टमेंट डाल दोगे रफ शीट में। अच्छा सर हमारे पास आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द रिकंसाइल्ड बैलेंस? 1240 को टिक करके आ जाओगे। नहीं आई बात समझ में? व्हाट इज द फाइनल बैलेंस? व्हाट इज द रिकंसाइल्ड बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस शीट बैलेंस? व्हाट इज द एडजस्टेड बैलेंस? एडजस्टेड बैलेंस आता ही सारी एडजस्टमेंट लगाने के बाद है। नहीं आई बात समझ में तो बताओ मुझे बेटा। हैव यू गॉट माई पॉइंट बेटा? इसको अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 6 डाल के जोसेफ कंपनी की हेडिंग डालो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है जरा प्लीज बता देना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है जरा बता देना प्लीज। इस तरह की अगर याद करें जहाँ से फर्क पड़ रहा है उधर से क्रेडिट कर दो। क्रेडिट बुक पे फर्क पड़ रहा है और वहाँ पे रिपोर्ट हुआ ही नहीं, तो ऐसे भी आसानी से आप हाँ जैसे बैंक पे जमा हुआ ही नहीं तो आपने ऐड कर दिए तो हम कैश बुक से उसको लेस करेंगे। ये तो जो फॉर्मेट लिखा है ना वो याद करोगे तो फिर आएगा यार। पहले इसको नीट एंड क्लीन अभी पता चलेगा मेरा बेटा, प्लीज पहले इसको आप लिखो।
बेटा समझ में आ गया है? पहले इसको लिख लो फिर मुझे बता दो प्लीज। सर एंट्रेंस भी बना दीजिए। एंट्रीज का भी बताता हूँ, पहले ये लिख लिया आप लोगों ने? तो मुझे बता देना पहले। टैक्स तो सर टैक्स होता ही है, मीन्स चालान के ऊपर भी टैक्स इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल।
अब जो एंट्रीज इसलिए बता दी कि शायद हो सकता है कि कभी आपसे पूछ ले कि कौन सी एडजस्टमेंट बनती है, तो याद रख लीजिएगा वो तमाम एडजस्टमेंट जिसका ताल्लुक कैश बुक से होता है उसकी डबल एंट्रीज बनती हैं। इसलिए कि बैंक की जो एडजस्टमेंट है वो तो बैंक वाला करेगा, उससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो क्या मतलब है, पहली एंट्री जरा बताओ जल्दी से, क्या माइनस करा है सबसे पहली एडजस्टमेंट में? स्टैंडिंग ऑर्डर 360 आया है, तो उसको आपको, अच्छा एक और मजे की बात आए बता और सुनना, जितनी भी एंट्रीज बनी है एक डेबिट और एक क्रेडिट तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं लाजमी है। अगर माइनस हुआ है तो बैंक क्रेडिट होगा, और प्लस हुआ है तो बैंक डेबिट जरूर होगा। अब आप दूसरा देख लेना, 360 से माइनस हुआ है तो बैंक तो होगा क्रेडिट, क्रेडिट लाजमी होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सेकंड एंट्री देखो इनसा क्या लिखा है, क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब देखो 90 में एरर, आपने पेमेंट करी थी वो ज्यादा लिख दी थी ना, तो बैंक डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, इसलिए कि आपने ज्यादा अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया था। सारी एडजस्टमेंट अवीर वो बनती हैं जो कि कैश बुक से ताल्लुक है, जिनका जिससे किससे ताल्लुक है, कैश बुक से जिसका ताल्लुक है उसकी एडजस्टमेंट्स बनेंगी। नहीं यही बात समझ में? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस, क्या एंट्री बनेगी, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, इससे कि माइनस हुआ है और बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया। यानी आपको मैंने हर डबल एंट्री में एक डेबिट और क्रेडिट तो ऐसे फिक्स करवा दिया, जब प्लस हो रहा है तो बैंक डेबिट एडजस्टमेंट में, और अगर माइनस हो रहा है तो बैंक, अब जरा देखो डिसऑनर्ड चेक था बच्चों, तो बैंक क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अब बना लीजिए ये एंट्रीज, समझ आया आफ्ताब? अच्छा ये जो सवाल है ये फॉर द प्रैक्टिसिंग, ये पास पेपर्स के सवाल आते थे ओ ए लेवल्स के, कि इसके अंदर क्या है, आपको वैरायटी मिल जाएगी कि क्या चीज ऐड करनी है क्या चीज, बस ये याद रख लेना। जब सारी एडजस्टमेंट डाल दोगे तो नीचे बैलेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिकनसाइल्ड। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आपने एडजस्टमेंट गलत पोस्ट करी है, आपको दोबारा सवाल चेक करना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ में? एक कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, फिर सारी एडजस्टमेंट दी हुई है, उसका 80 to 90% आपको बता दिया है क्या क्या चीजें कैश बुक से लेस होती हैं, क्या क्या चीजें कैश बुक में ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें बैंक स्टेटमेंट से लेस होती हैं, क्या क्या चीजें बैंक स्टेटमेंट में ऐड होती हैं। जब वो सारी एडजस्टमेंट पोस्ट कर दोगे तो आपके पास रिकंसाइल्ड बैलेंस आ जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? अब आप क्या करोगे, हाँ लिख लो। आए काफी बच्चों के इस दफा मैंने देखा है कि काफी सवाल आए हैं बच्चों के ना। सर बैंक जो फीस का और हाँ तो अब ये तो देखो, इसमें सबसे पहली बात ये है, कुछ लेस इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको पूरा का पूरा यानी कि पूरा सिलेबस आना चाहिए। सर आया तो सर सारे ये बोलते बेसिक आया है, जो चैप्टर आया ना सारा तो बेसिक आया है, जिससे हम पूरा हार्ड पढ़ रहे हैं ना, हम तो हर तरीके से पढ़ रहे हैं लेकिन आता वो बेसिकली हाँ बस तो वो उसको आगे पता पे करो बैंक से भाई। वो इतना श्योरिटी से कह दूं, एक लास्ट बात सुन लीजिएगा, और मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल दे रहा हूँ, जितने भी लास्ट मोमेंट पे आपके ग्रुप्स वगैरह में वो लास्ट असाइनमेंट लिखा होता है और वो जो सारी चीज़ होती हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उसको नहीं देखिएगा बेटा, उसके सवालात के आंसर्स गलत हैं, बच्चा पजल हो जाता है। ये जो आपको हमने रजिस्टर पूरा करवाया है, सारी पीडीएफ में आपको लाइन बाय लाइन पूरी जितनी बोलोगे, ये सारी हजारों मतलब हमारे मोबाइल में भी पड़ी हुई है, आप ही के लिए बनाई है। लेकिन लिखने से, लिखने से आपको याद रहता है, जानबूझ के आपको बाद में भेजने का मकसद ये है ताकि थोड़ा सा लिख लेते हैं, वरना तो ये वर्बल जो है ना बिल्कुल जिस तरह से सॉर्ट ऑफ थ्योरी का पेपर होता है ये बन जाएगा, बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उधर पूरे 40 एमसीक्यू, बच्चों का ये भी कहना है
मैं एक और चीज भी आपको बताऊं, हमारा आखिरी चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट्स का है, जिसके अंदर वो 20 नंबर का सवाल है। हम उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे को मैं कहता हूँ, वो बोले सर हम फाइनल अकाउंट्स कर लेते हैं, एमसीक्यूज में हमें टाइम लग जाता है। लास्ट चैप्टर को इतना अच्छा करा यार, जब आपको फाइनल अकाउंट्स अच्छी तरह आ गया तो फिर तो सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, टाइम मैनेज करके चल। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेपर से पहले 2 घंटे का पेपर खुद स्टॉप वॉच लगा के जरूर करना, इसके बाद पेपर देने जाना। ये सर यही है मॉडल पेपर सॉल्व किया। लेकिन ईमानदारी से, खालिसतन ईमानदारी से, पूरे 1.5 2 घंटे। आपको पता है जब 2 घंटे से 1 सेकंड ज्यादा नहीं मिलता और कंप्यूटर बंद हो जाता है, बिल्कुल सर बंद हो गया। बच्चे का ये महव है कि कोई उधर से आवाज देगा, खुद ही आपका वो ऑटो होता है बंद हो जाता है फिर। एग्जाम भी तो होगा उनके पास। आपके पास बहुत ही एक्टिवली ऊपर वॉच चल रही होती है, देखना होता है कि कितने घंटे कितने मिनट रह गए। तो ये आप छोटी छोटी चीजें, बच्चे थोड़ी हैं यार कि बच्चों को, अच्छा पेपर है सीरियस नोट पे जाना है बिल्कुल डेफिनेटली। ये क्वेश्चन नंबर 7 करो, जो मैंने अभी हैंड आउट भेजा है, फास्ट जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट फिर हमारी क्लास का वक्त खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करो, जरा सवाल पढ़ोगी जरा ना। When preparing bank reconciliation for a client, Matthew, you have noted that once the balance on the bank account in the nominal ledger is नॉमिनल लेजर हमारी जो कैश बुक को बोलते हैं, कितना बैलेंस है? हमारी कैश बुक का बैलेंस है 2983 डेबिट। सेकंड पढ़ना, the balance on the bank statement is 9820 overdrawn. ओवरड्रॉन, तो फौरन जो है माइनस में लिखना। ये सर इंटरेस्ट 98 है, के ऊपर इंटरेस्ट आया। वो तो इंटरेस्ट पे करना होगा, ये नहीं बोला 9820 को माइनस में लिखोगे ब्रैकेट में बैंक। Checks issued totaling 2187 have not yet been passed. चलो अब करो, पहले मैंने से भी करना शुरू करो, 2 कॉलम बनाओ, शाबाश। पेंसिल से बना लो अगर ऐसा है, प्लस माइनस करके देखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होना चाहिए। सर कैश बुक पर दिया हुआ है कि मैंने जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतना समझा दिया, क्यों नहीं दिया हुआ बताओ। सर कहाँ है? नॉमिनल लेजर जो लिखा है, अच्छा वो इतना है। जरा तेज तेज काम करो, क्या जल्दी ना, पीछे रहोगे। 2 कॉलम बनाओ जल्दी से, सवाल आपके मैंने मोबाइल पे भेज भी दिया है। आफ्ताब कर लिए सवाल? लाइव कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1660 debit balance. Cash book गलत, balance 2983. 2983, 29, 83.
आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? 1 और 2 में तो बैलेंसेस थे। लिख ले ये 4 तक। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 1 और 2 तो बैलेंसेस थे। 9 है सर। क्या बनेगा? पहले खुद पढ़ो। हाँ, तो बैंक के कुछ समय हम्म। Yes, 9820 को नेगेटिव में लिखा है ब्रैकेट में। sir. Or brown. मतलब कैश फ्लो की वैल्यू की गई है बिजनेस की वैल्यू है कहाँ तक पहुंच गया है वह? 6 गुड। हाँ कैश फ्लो में गलत लिखा गया और गलत वो एक फैमिली है सही सही 780 है ज्यादा लिखा है डन। कितने हो गए?
कहाँ तक हुई लाइव? कहाँ तक लिख लिया एडजस्टमेंट्स? स्टैंडिंग ऑर्डर तो माइनस होता है। जी बच्चों, फेसबुक में लेस होगा ना बैंक फीस। मैंने आपको ही दिया था।
देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लें प्लीज। इसी क्लास का फिर जो है मेरी क्लास है। कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस 2983 था, जरा देखो आप चेक करो। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 9820 ओवर ड्रॉन था। तो ये ब्रैकेट में लिखा आपने, यही करा या नहीं करा भाई? और फिर पहली में है आपका चेक इशू टोटलिंग 2187 हैज नॉट पास थ्रू द बैंक अनप्रेजेंटेड चेक्स। बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दिए 2187। इसके बाद लिखा हुआ है लॉजमेंट्स टोटलिंग 15,200 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाते हैं बैंक लॉजमेंट्स 15,200। इसके बाद आपके पास a check of for $400 drawn or your client personal account has been debited by the bank to the, देखो एरर आ गया, ओनर के पर्सनल अकाउंट का चेक था, गलती से कहाँ डाल दिया, वो उन्होंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से माइनस कर दिया बैंक वालों ने। हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक से गलती हुई है। तो हमने बैंक को फोन करा और एरन बैंक स्टेटमेंट में 400 रुपए वापस डलवाए। पर्सनल अकाउंट की बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनती, बिजनेस अकाउंट की बनती है। क्या बोला वीर कि पर्सनल अकाउंट का चेक था, कहाँ का चेक था? बैंक वाले ने, यानी जो ब्रांच है ना, जिस ब्रांच में हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उधर ओनर का अपना पर्सनल अकाउंट भी है। ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करी थी, बैंक वालों ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दिए। तो अब क्या करोगे, वापस से ऐड करोगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद a customer has paid, नहीं सॉरी, a check which was recorded in the check journal with the value of 2870 has been correctly debited on the bank statement as correct amount 2780 था। हमने अपनी चेक बुक के अंदर यानी कि कैश बुक के अंदर 28 यानी ज्यादा लिख दिया था, तो एरर इन कैश बुक 90 प्लस कर देंगे। फिर देखो a customer has paid 1500 direct into the bank account, this payment has not been recorded in the client's book। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऐड होता है। इसके बाद अगर आप देखो स्टैंडिंग ऑर्डर 780 had been paid by the bank has not been recorded in the client's book, स्टैंडिंग ऑर्डर माइनस करेंगे, माइनस करा है। और लास्ट में आपने बैंक चार्जेस थे कितने के, 200 के। तो मेरा सवाल ये है, बैंक चार्जेस आपने कैश बुक से माइनस कर दिए। अब जब आपने 2983 में से प्लस 90 करे, प्लस 1500 करे, माइनस 780 और 200 लाए पर कितना आ रहा है, 3593। ये कहलाता है रिकंसाइल्ड बैलेंस। और अगर 9820 ओवरड्रॉन में था यानी माइनस, तो माइनस में माइनस और जमा हो जाएगा 2187, और प्लस होगा 15,200, प्लस होगा 400, तो 3593 रिकंसाइल्ड बैलेंस आ गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 80 to 90% तो आ गया ना सवाल। बात समझ में आई लाए भाई या नहीं आए? इसकी एक तस्वीर ले लो प्लीज। हो गया है? अब एक काम कर लेना प्लीज सारे स्टूडेंट, जरा ये क्वेश्चन नंबर 8 करके लेकर आना होमवर्क में। ग्रुप पे दिया है ना बेटा ये सवाल का। क्वेश्चन नंबर 8 करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 8 करके लाओगे, लिख लो अपने पास प्लीज। कोशिश करना, नहीं होगा मैं करवाऊंगा। 10 करोगे, 8 करोगे, 10 करोगे, 11 करोगे, सही है? याद रहेगा? चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, उसके अंदर ये रिकंसाइल ये जो था यही से मैंने दिए तुम्हें।